तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वंडर वुमेन नाम की इस एक्शन एडवेंचर मूवी के बारे में, जो कि हमें 2017 में देखने को मिली थी। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 7.3 की 10 में से रेटिंग है। बहुत ही बेहतरीन है और रेड टमाटोज पर 93% की रेटिंग है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। वंडर वुमन 2017 की इसी नाम के डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सुपरहीरो फिल्म है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, डीसी फिल्म्स, रैटपैकेड्यून एंटरटेनमेंट, एटलस एंटरटेनमेंट और क्रूएल एंड यूनिवर्सल फिल्म्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स द्वारा वितरित। यह डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCU की चौथी किस्त है और बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 का प्रीक्वल बटा स्पिन-ऑफ है। 7 फिल्म का निर्देशन पैटी जेंकिंस ने किया था और एलन हेनबर्ग ने लिखा था, जो हेनबर्ग, जैक स्नाइडर और जेसन फुच्स द्वारा परिकल्पित कहानी पर आधारित थी। फिल्म में गैल गैडोट मुख्य भूमिका में, उनके साथ क्रिस पाइन, रॉबिन राइट, डैनी हस्टन, डेविड थेवलिस, कोनी नील्सन और एलेना अनाया भी है। 8 वंडर वुमेन में अमेजन राजकुमारी डायना प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए निकलती है, यह मानते हुए कि संघर्ष अमेजन के लंबे समय के दुश्मन एरेस द्वारा शुरू किया गया था। जब अमेरिकी पायलट और जासूस स्टीव ट्रेवर उनके द्वीप थेमिस्किरा पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे इसके बारे में सूचित करता है। लाइव एक्शन वंडर वुमेन फिल्म का विकास 1996 में शुरू हुआ, जिसका निर्माण और संभवतः निर्देशन इवान रीटमैन करेंगे। यह परियोजना कई वर्षों तक विकास के नरक में फंसी रही। जॉन कोहेन, टॉड अल्कोट और जॉस वेडन सहित अन्य लोग भी विभिन्न बिंदुओं पर इस परियोजना से जुड़े थे। वार्नर ब्रदर्स ने 2010 में फिल्म की घोषणा की और जेंकिंस ने 2015 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए। वंडर वुमेन की प्रेरणा वंडर वुमेन के निर्माता विलियम मॉल्टन मार्स्टन की 1940 की कहानियों और जॉर्ज पेरेज की वंडर वुमेन के बारे में 1980 की कहानियों, साथ ही चरित्र के न्यू 52 अवतार से ली गई थी। मुख्य फोटोग्राफी 21 नवंबर 2015 को शुरू हुई, जिसका फिल्मांकन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली में 9 मई 2016 को समाप्त होने से पहले हुआ। वंडर वुमन का विश्व प्रीमियर हॉलीवुड के पेंटेज थिएटर में 26 मई 2017 को हुआ था और 2 जून 2017 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा इसे दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म को इसके सांस्कृतिक महत्व के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके निर्देशन, प्रदर्शन, दृश्यों, कहानी, एक्शन दृश्यों और संगीत स्कोर की प्रशंसा की गई, हालांकि कुछ आलोचना चरमोत्कर्ष की ओर निर्देशित थी। 9 इसने दुनिया भर में $824 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2017 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और यह एक एकल महिला निर्देशक द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी जब तक कि इसे हाय मॉम ने पीछे नहीं छोड़ दिया। 11 अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 2017 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक के रूप में चुना और इसने 2018 में सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए ह्यूगो पुरस्कार जीता। 12 एक सीक्वल वंडर वुमन 1984 दिसंबर 2020 में रिलीज हुई, जिसमें जेंकिंस निर्देशक के रूप में लॉटीन और गैडोट, पाइन, राइट और नील्सन ने अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया। एक तीसरी फिल्म की योजना बनाई गई थी, लेकिन 2022 में डीसी फिल्म्स को डीसी स्टूडियो के रूप में पुनर्गठित किए जाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। कथानक वर्तमान पेरिस में डायना प्रिंस को वेन एंटरप्राइजेज से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ली गई उनकी और 4 लोगों की एक फोटोग्राफिक प्लेट प्राप्त होती है, जिससे उन्हें अपना अतीत याद आता है। रानी हिप्पोलिटा की बेटी डायना का लालन पालन थेमिस्किरा के छिपे हुए द्वीप पर हुआ, जो ओलंपियन देवताओं द्वारा मानवता की रक्षा के लिए बनाई गई महिला योद्धाओं अमेजन का घर है। हिप्पोलिटा डायना को कहानी सुनाती है कि कैसे एरेस मानवता से ईर्ष्या करने लगा और उसके विनाश की योजना बनाई। जब अन्य देवताओं ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो एरेस ने जियुस को छोड़कर सभी को मार डाला, जिसने उसे घायल करने
और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया। मरने से पहले जियुस ने एरेस की वापसी के लिए उन्हें तैयार करने के लिए अमेजन को एक हथियार देवहत्यारा छोड़ा। हिप्पोलिटा अनिच्छा से अपनी बहन एंटियोप को डायना को एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो जाती है। 1918 में डायना ने अमेरिकी पायलट कैप्टन स्टीव ट्रेवर को बचाया जब उनका विमान थेमिस्किरन तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। द्वीप पर जल्द ही जर्मन सैनिकों द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसका पीछा कर रहे थे। अमेजन ने जर्मन लैंडिंग फोर्स को खत्म कर दिया जिसमें एंटियोप ने डायना को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। स्टीव से हेस्टिया के लैसों से पूछताछ की जाती है और वह बताता है कि एक महान युद्ध बाहरी दुनिया को निगल रहा है और वह एक मित्र देशों का जासूस है। उसने जर्मनों के मुख्य रसायनज्ञ डॉ इसाबेल मारू से एक नोटबुक चुराई है जो जनरल एरिच लुडेनडॉर्फ के आदेश के तहत मस्टर्ड गैस के एक घातक रूप को इंजीनियर करने का प्रयास कर रही है। युद्ध के लिए एरेस को जिम्मेदार मानते हुए डायना स्टीव के साथ थेमिस्किर छोड़ने से पहले खुद को गॉरकिलर तलवार, लैसों और कवच से लैस करती है। लंदन में वे मारू की नोटबुक सुप्रीम वॉर काउंसिल को सौंपते हैं जहां सर पैट्रिक मॉर्गन जर्मनी के साथ युद्धविराम के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। डायना मारू के नोट्स का अनुवाद करती है और बताती है कि जर्मन पश्चिमी मोर्चे पर घातक गैस छोड़ने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अपने कमांडर द्वारा कार्रवाई करने से मना किया गया, स्टीव मॉर्गन से गुप्त धन के साथ मोरक्को के जासूस समीर, स्कॉटिश निशानेबाज चार्ली और मूल अमेरिकी तस्कर चीफ नेपी को गैस को निकलने से रोकने में मदद करने के लिए भर्ती करता है। टीम बेल्जियम में मोर्चे पर पहुंचती है। डायना अकेले नो मैंस लैंड से होकर जाती है और दुश्मन की खाई को नष्ट कर देती है और मित्र देशों की सेना की सहायता से पास के वेल्ड गांव को मुक्त कराती है। टीम कुछ समय के लिए जश्न मनाती है। टीम को पता चलता है कि पास के जर्मन हाई कमांड में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। स्टीव और डायना अलग अलग पार्टी में घुसपैठ करते हैं। वह गैस का पता लगाने और उसे नष्ट करने का इरादा रखता है और वह लुडेनडॉर्फ को मारने की उम्मीद करती है, यह मानते हुए कि वह एरेस है। स्टीव अपने मिशन को खतरे में डालने से बचने के लिए उसे रोकता है, लेकिन इससे लुडेनडॉर्फ वेल्ड पर गैस को छोड़ देता है जिससे उसके निवासी मारे जाते हैं। हस्तक्षेप करने के लिए स्टीव को दोषी ठहराते हुए डायना लुडेनडॉर्फ का पीछा करते हुए एक बेस पर जाती है जहां गैस को लंदन जाने वाले बमवर्षक विमान में लोड किया जा रहा है। डायना उससे लड़ती है और उसे मार देती है, लेकिन जब उसकी मौत युद्ध को नहीं रोक पाती है तो वह भ्रमित और निराश हो जाती है। ट्रेनर बनना चाहती है और मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, और अमेजन सेना की जनरल। यह बहुत अच्छा था। 26 डायना को योद्धा बनने के लिए सलाह देने और प्रशिक्षण देने के अपने चरित्र का वर्णन करते हुए राइट ने कहा, यह छठी इंद्रिय है कि यह आ रहा है और मुझे लगता है कि यह एंटियोप और रानी हिप्पोलिटा के पीछे की पौराणिक कहानी में भी है। वे जानते हैं कि यह आ रहा है। अमेजन की लड़ाई शैली पर राइट ने कहा, यह हाथ से किया जाने वाला युद्ध है। हाँ, तलवारें, चाकू और तीर, लेकिन इन योद्धा महिलाओं के रूप में उनके पास जो सटीकता है वह सही है। यह देखना बहुत अच्छा है कि हमारे पास कच्चे युद्ध के सामान और बंदूकों के बीच क्या अंतर है और इसकी तुलना में यह कितना आसान है। राइट ने कहा कि फिल्म का संदेश सिर्फ महिला सशक्तिकरण नहीं है, यह प्यार और न्याय के बारे में है। फिल्म इसी बारे में है और हमारे छोटे बच्चों तक फैलाने के लिए यह कितना बढ़िया संदेश है। 27-28 फिल्म के लिए प्रशिक्षण के बारे में टिप्पणी करते हुए राइट ने कहा, सबसे सशक्त बनाने वाला उस शारीरिक आकार में आना था। इसलिए हम घुड़सवारी प्रशिक्षण, भार प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट और प्रतिदिन 2000 से 3000 कैलोरी ले रहे थे। 29 डैनी ह्यूस्टन एरिक लुडेनडॉर्फ के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना का एक लोहे की मुट्ठी वाला जनरल। 30 हस्टन ने लुडेनडॉर्फ को व्यावहारिक, यथार्थवादी
देशभक्त, अपने देश के लिए लड़ने वाला बताया। आगे बताते हुए उसने अपने बेटे को जर्मन मोर्चे पर खो दिया और वह काफी प्रताड़ित, शैतानी, जिद्दी था और उसका मानना था कि वह जो कर रहा है वह मानव जाति की भलाई के लिए है। 31 अपने चरित्र पर हस्टन ने कहा, लुडेनडॉर्फ एक आस्तिक है कि युद्ध मनुष्यों के लिए एक प्राकृतिक आवास है। हस्टन ने फिल्म को एक युद्धविरोधी फिल्म बताया और लुडेनडॉर्फ जैसा कोई व्यक्ति शायद सोचेगा कि यह विचार कि प्रेम सब कुछ जीत लेता है काफी भोली अवधारणा है, लेकिन आखिरकार यह सच है और कभी-कभी मानव जाति की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरे दृष्टिकोण से होता है। फिल्म की शैली के बारे में ह्यूस्टन ने कहा, यह ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह कहानी का मूल है और कभी-कभी हमें अपनी कमजोरियों को समझने के लिए देवताओं की जरूरत पड़ती है। यह पौराणिक दुनिया की सेवा करता है। 32 डेविड थेवलिस सर पैट्रिक एरेस के रूप में इंपीरियल वॉर कैबिनेट में शांति के लिए बोलने वाले व्यक्ति को बाद में एरेस के रूप में प्रकट किया गया, जो युद्ध के ग्रीक पौराणिक देवता पर आधारित है, जो भेष में है और विजय और विनाश की अपनी भ्रामक मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में है। 33 34 35 अपने चरित्र के सर पैट्रिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए थेवलिस ने कहा, कहानी के दूसरे भाग में सर पैट्रिक का पूरा प्रयास युद्धविराम लाना है। चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसका पूरा इरादा यही है। वह डायना से मिलता है और उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उसके कारण के प्रति सहानुभूति रखता है, काफी हद तक सहानुभूति रखता है। 36 कोनी नीलसन हिप्पोलिटा के रूप में थेमिस्किरा की अमेजन रानी और डायना की मां। 37 भूमिका के लिए निर्देशक से मिलने के बाद नीलसन ने कहा, पैटी और मैं लंदन में मिले और हम शुरू से ही एक दूसरे से घुलमिल गए। हम बात करना बंद नहीं कर सकते थे। जो 1 घंटे की मुलाकात होनी थी वह 2.5 घंटे के लंच में बदल गई और हम वास्तव में एक दूसरे को समझ गए। 38 उन्होंने फिल्म के लिए जेनकिंस की निर्देशन शैली का वर्णन इस प्रकार किया, वह एक ऐसी निर्देशक है जिनके निर्देशन में मैं वास्तव में निखर कर आती हूं। उनके पास इस बारे में बहुत मजबूत और विशिष्ट विचार है कि वह क्या कहना चाहती है। वह हमेशा ताकत की जगह से आती है और इसलिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं, रचनात्मक होते हैं और मैं एक बड़ी शोध करता हूं। किरदार निभाने के बारे में नीलसन ने कहा, यह पूरी तरह से आनंददायक था और मुझे उसे निभाने का हर पल बहुत पसंद आया। 39 डायना की मां और अमेजोनियन रानी होने के अपने किरदार के बारे में नीलसन ने कहा, मैं रानी हूं और मैं अपने बच्चे को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रही हूं जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए मेरे लिए यह जरूरी था कि मैं उसे किरदार में लाऊं। 40 उसने महिला योद्धाओं से खुद को परिचित करने के लिए एड्रियन मेयर की द अमेजन्स पढ़ी और कहा, मैंने मेयर की किताब में जो सीखा उसका इस्तेमाल मैंने हिप्पोलिटा से संपर्क करने के लिए एक रैली के रूप में किया। और फिर जाहिर है एक नेता क्या है जो हर साल अपने साथियों द्वारा चुना जाता है और 1000 साल से ऐसा कर रहा है। यह भी सोचना दिलचस्प था। नीलसन ने फिल्म के लिए एक कसरत की दिनचर्या अपनाई। उन्होंने कहा, मैंने दिन में 6 घंटे काम किया। आप जानते हैं, 2 घंटे वजन प्रशिक्षण, 2 घंटे तलवार चलाने का प्रशिक्षण और फिर 2 घंटे घुड़सवारी। निर्माता जैक स्नाइडर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने चार्लीज थेरॉन द्वारा भूमिका ठुकराए जाने के बाद नीलसन को कास्ट करने के लिए लड़ाई लड़ी। 41 42 एलेना अनाया डॉ, इसाबेल मारू, डॉक्टर पॉइजन, जनरल लुडेनडॉर्फ से जुड़ी मुख्य रसायनज्ञ जो रसायन विज्ञान और जहर में माहिर है। 30 अपनी भूमिका के बारे में अनाया ने कहा, ठीक है, इस बड़े कलाकारों की टुकड़ी में यह एक छोटी भूमिका थी, लेकिन यह कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार है। मैं वंडर वूमन और स्टीव ट्रेवर के लिए एक बड़ा दुःस्वप्न बनने जा रही हूं। 43 अपने चरित्र का वर्णन करते हुए अनाया ने कहा, डॉ
मारू को क्रोध पसंद है और वह लोगों के दर्द का आनंद लेती है। वह भयानक हथियार बना रही है और उसके जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को मारना और अधिक से अधिक दर्द भड़काना है। उन्होंने भूमिका की तैयारी के लिए प्रथम विश्व युद्ध और मस्टर्ड गैस बनाने वाले वैज्ञानिक फ्रिट्ज हैबर पर शोध किया। 44 मैं सोच रही थी, क्या पैटी, तुम मेरी कल्पना से भी आगे जा रही हो। उसने कहा, वह दर्दनाक पीड़ा को भड़काना चाहती है, इसलिए उसने अपने चेहरे पर अपनी गैस का परीक्षण किया। वह जानना चाहती थी कि उसकी गैस का यह रूप कितनी गहराई तक जाएगा, इसलिए उसने इसे अपने चेहरे पर लगाया। आप देख सकते हैं कि उसका आधा चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया है। यह मारू का दुखद पक्ष है। उसने यह भी कहा कि उसका चरित्र इस फिल्म की मुख्य भूमिका डीसी कॉमिक्स के सबसे मजबूत पात्रों में से एक वंडर वूमन के बिल्कुल विपरीत है। मैं आपको बता सकती हूं कि डॉक्टर पॉइजन बहुत दर्द भड़काने की क्षमता रखता है। 45 जनरल लुडेनडॉर्फ के साथ मारू के रिश्ते पर अनाया ने कहा, मुझे लगता है कि उनका रिश्ता वफादारी पर आधारित है। लुडेनडॉर्फ एक बहुत ही पीड़ित जनरल है जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए कुछ हद तक वह ये दवाएं लेता है जो पॉइजन उसे देती है। वे अलग अलग दुनिया से है, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक है। 46 एटा कैंडी के रूप में लूसी डेविस, स्टीव ट्रेवर की सचिव जो डायना से मित्रता करती है। 47 अपने चरित्र का वर्णन करते हुए डेविस ने कहा, वह पुरुषों की दुनिया में एक महिला है और इसलिए सुना जाना और देखा जाना सबसे आसान चीजें नहीं है, लेकिन यह उसे रोक नहीं पाता है। आगे कहा, एटा खुद ही बेबाक है और मुझे लगता है कि यही वह चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा उसकी ओर आकर्षित किया है। 48 जब उनसे पूछा गया कि क्या वह पहले से चरित्र से परिचित थीं, तो डेविस ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं थी। मुझे यह जानने में थोड़ा समय लगा कि मैं एटा के लिए ऑडिशन दे रही थी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि यह वंडर वुमन है, तब भी मुझे नहीं पता था कि भूमिका क्या थी। इसमें थोड़ा समय लगा, फिर मैंने चरित्र को गूगल किया। 49 स्टीव ट्रेवर के साथ एटा कैंडी के रिश्ते पर डेविस ने कहा, स्टीव ट्रेवर के साथ काम करने के लिए एटा को जो सबसे अच्छी चीजें मिलती है। सर पैट्रिक प्रकट होते हैं और खुद को एरेस बताते हैं। वह डायना से कहते हैं कि यद्यपि उन्होंने मनुष्यों को सूक्ष्म रूप से विचार और प्रेरणाएं दी है, लेकिन अंतः हिंसा का सहारा लेना उनका निर्णय है, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट है। जब डायना ईश्वर हत्यारे तलवार से एरेस को मारने का प्रयास करती है, तो वह इसे नष्ट कर देता है और डायना को बताता है कि वह ईश्वर हत्यारा है, क्योंकि वह जीउस की बेटी है। जब दोनों लड़ते हैं, स्टीव की टीम मारू की प्रयोगशाला को नष्ट कर देती है। स्टीव जहर ले जाने वाले बमवर्षक को हाईजैक कर लेता है और उसे सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाता है और उसे उड़ा देता है, जिससे विमान और खुद दोनों ही उड़ जाते हैं। एरेस डायना को स्टीव की मौत पर गुस्सा और दुख जताने के लिए उसे मारू को मारने के लिए मना लेता है, लेकिन स्टीव के साथ अपने अनुभवों की यादों के कारण उसे एहसास होता है कि इंसानों के अंदर अच्छाई होती है। वह मारू को छोड़ देती है और एरेस की बिजली को उस पर फेंक देती है, जिससे वह निश्चित रूप से मर जाता है। बाद में टीम युद्ध के अंत का जश्न मनाती है। वर्तमान समय में डायना ब्रूस वेन को एक ईमेल भेजती है, जिसमें वह अपनी और स्टीव की फोटोग्राफिक प्लेट के लिए उनका धन्यवाद करती है। वह वंडर वुमेन के रूप में दुनिया की ओर से लड़ना जारी रखती है। गालना अधिक जानकारी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के कलाकारों और पात्रों की सूची। गैल गैडोट डायना प्रिंस बटा वंडर वुमेन के रूप में एक अमर अमेजन योद्धा अर्धदेवी जो थेमिस्क्रा की राजकुमारी और रानी हिप्पोलिटा और जीउस की बेटी है, जिसका पालन पोषण अमेजन द्वारा किया जा रहा है। 13 वंडर वुमेन और उसके आकर्षण का वर्णन करते हुए गैडोट ने कहा, वह भरोसेमंद है, उसके पास एक इंसान का दिल है और वह बहुत दयालु है, लेकिन उसके अनुभव उनकी कमी,
उसका भोलापन वास्तव में उसे उसके आसपास की हर चीज में दिलचस्पी देता है और दुनिया को उस तरह से देखने में सक्षम बनाता है जैसा हम सभी देखना चाहते हैं, एक वास्तविक जिज्ञासा के साथ। 14 डायना के अपनी माँ के साथ संबंधों पर गैडोट ने कहा, डायना एक बहुत ही राय रखने वाली लड़की है। उसकी माँ बहुत राय रखती है। उसकी माँ भी बहुत सुरक्षात्मक है और आप जानते हैं, उनके बीच बहुत ही स्वाभाविक टकराव होता है। 15 वंडर वूमन की भूमिका निभाने पर गैडोट ने कहा, मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूं कि मुझे इस तरह के एक प्रतिष्ठित, मजबूत महिला चरित्र को चित्रित करने का अवसर मिला। मैं इस चरित्र और उसके द्वारा दर्शाई गई हर चीज की प्रशंसा करती हूं। 16 डायना के दुनिया में जाने पर गैडोट ने कहा, जब डायना वास्तविक दुनिया में आती है तो वह लिंग और समाज के नियमों के बारे में पूरी तरह से अनजान होती है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है। 17 डायना के अपनी माँ और मौसी के साथ संबंधों का वर्णन करते हुए जेनकिंस ने कहा, वह एकमात्र बच्ची है जिसे उन्होंने साथ मिलकर पाला है और उनके लिए उनका प्यार उनमें से प्रत्येक के लिए एक अलग तरीके से प्रकट होता है। 18 गैडोट के साथ काम करने पर जेनकिंस ने कहा, गैल जल्दी ही वह व्यक्ति बन गई जिससे मैं हर चीज के बारे में बात करना चाहती थी। हम पूरे दिन एक साथ शूटिंग करते थे और फिर सप्ताहांत पर हम जैसे होते थे, तुम क्या करना चाहती हो? यह शायद पूरी तरह से सामान्य नहीं है। 19 इसके अतिरिक्त लिली एस्पेल और एमिली कैरी ने क्रमशः 8 और 12 वर्ष की आयु में डायना का किरदार निभाया है। 20-21 क्रिस पाइन स्टीव ट्रेवर के रूप में एक अमेरिकी पायलट और डायना का प्रेमी। 22-23 फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में पाइन ने कहा, मैं एक अमेरिकी पायलट हूं जो एक जासूस है। यह एक लड़के के सपने जैसा है, या तो आप जासूस है या लड़ाकू पायलट। पहली चीज जो मैं बनना चाहता था वह बहुत समय पहले एक लड़ाकू पायलट था। मैं गूज टॉप गन से बनना चाहता था। 16 इस बारे में कि उनका नश्वर चरित्र एक अमेजन के साथ कैसे बातचीत करेगा, पाइन ने कहा, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो इसमें रोमांसिंग द स्टोन के तत्व थे, एक तरह की बहुत ही क्लासिक मछली जो पानी से बाहर है। दो लोग जो वास्तव में पहले अच्छी तरह से बंध नहीं पाते हैं और वे सिर टकराते हैं और सिर्फ मजेदार मजाकिया मजाक करते हैं। 16 निर्देशक से मिलने और कास्ट किए जाने के बारे में बात करते हुए पाइन ने कहा, पैटी एक बहुत ही शानदार इंसान है। जब हम पहली बार स्टीव के किरदार के बारे में मिले थे तो वह मेरे सामने बैठी थी और 2 घंटे के लंच के दौरान पूरी फिल्म को बखूबी निभाया था। वह बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही उत्साही थी। मैं सिर्फ पैटी के लिए ही हाँ कह देता। 24 पाइन ने फिल्म के लिए एक कसरत की दिनचर्या अपनाई, टिप्पणी करते हुए कहा, मैंने इस फिल्म के लिए अविश्वसनीय आकार में खुद को ढाला, लेकिन मजाक में यह भी कहा कि मैंने लगभग 75 पाउंड कपड़े भी पहने थे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बड़ी गलती की है। मैं बहुत ही शानदार आकार में था और उन्होंने मेरी सारी मेहनत पर कपड़े डाल दिए। 25 रॉबिन राइट एंटियोप के रूप में हिप्पोलिटा की बहन, अमेजन सेना की जनरल, डायना की चाची और सलाहकार। 18 फिल्म के लिए चुने जाने पर राइट ने कहा, यह 2 गुना है, क्योंकि जब पैटी जेनकिंस ने मुझे निर्देशक को फोन किया तो यह 3 मिनट की लंबी बातचीत थी। उसने कहा, मैं वंडर वुमन के बारे में एक फिल्म कर रही हूं, क्या आप उसकी लाइव एक्शन वंडर वुमेन फीचर फिल्म का विकास 1996 में शुरू हुआ, जिसमें इवान रीटमैन निर्माता और संभावित निर्देशक के रूप में जुड़े। 1999 में यह परियोजना जॉन कोहेन से जुड़ गई, जिन्होंने निर्माता जोएल सिल्वर के लिए वंडर वुमेन को अनुकूलित किया, इस उम्मीद के साथ कि सैंड्रा बुलॉक इसमें अभिनय करेंगी। 2001 तक टॉड अल्कोट को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें सिल्वर पिक्चर्स ने परियोजना का समर्थन किया था। 71 उस समय मारिया केरी और कैथरीन जेटा-जोन्स के भी वंडर वुमेन की भूमिका के लिए संभावित उम्मीदवार होने की अफवाह थी। 72
लियोनार्ड गोल्डबर्ग ने बुलॉक पर ध्यान केंद्रित किया। 73 जिन्होंने कहा कि उन्हें इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। जेना 74 पटकथा एलकोट, कोहेन, बेकी जॉनस्टन और फिलिप लेवेंस द्वारा लिखे गए विभिन्न ड्राफ्ट से गुजरी। 75 और अगस्त 2003 तक लेवेंस की जगह पटकथा लेखक लेटा कालोग्रिडिस ने ले ली थी। 76 मार्च 2005 में वार्नर ब्रदर्स और सिल्वर पिक्चर्स ने घोषणा की कि जॉस व्हेडन फिल्म लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। 77 उनकी पटकथा के शुरुआती ड्राफ्ट में स्टीव ट्रेवर को कथावाचक के रूप में शामिल किया गया था। डायना और उसकी मां के बीच ट्रेवर के कल्याण पर एक भयंकर लड़ाई और थेमिस्क्रा छोड़ने के बाद आधुनिक दुनिया द्वारा असहाय बना दी गई डायना को बार बार बचाने की उनकी आवश्यकता। 78 व्हेडन अपनी पटकथा का अंतिम संस्करण पूरा नहीं कर पाए और 2007 में उन्होंने परियोजना छोड़ दी। 79 80 हालांकि व्हेडन ने मई 2005 में कहा था कि जब तक वह स्क्रिप्ट पूरी नहीं कर लेते तब तक वह वंडर वुमेन के किरदार के लिए कास्ट नहीं करेंगे। 81 केट बेकिंसले को इस किरदार के लिए चुना गया था। 82 2010 में व्हेडन ने स्वीकार किया कि उनके दिमाग में इस किरदार के लिए एक अभिनेत्री थी। उन्होंने कहा कि वंडर वुमेन मूल रूप से एंजेलिना जोली थी। 78 83 वंडर वुमन से व्हेडन के जाने के एक दिन पहले वार्नर ब्रदर्स और सिल्वर पिक्चर्स ने मैथ्यू जेनिसन और ब्रेंट स्ट्रिकलैंड द्वारा लिखित फिल्म के लिए एक स्पेक स्क्रिप्ट खरीदी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई इस स्क्रिप्ट ने सिल्वर पिक्चर्स के अधिकारियों को प्रभावित किया। 80 हालांकि सिल्वर ने कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट इसलिए खरीदी थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि अधिकार वापस किए जाए, यह कहते हुए कि स्क्रिप्ट में अच्छे विचार थे। सिल्वर नहीं चाहते थे कि फिल्म एक पीरियड पीस बनकर रह जाए। 84 उसी वर्ष वार्नर ब्रदर्स ने मिशेल और कीरन मुलरोनी द्वारा पटकथा लिखने के साथ एक जस्टिस लीग फिल्म का विकास शुरू किया। जस्टिस लीग मॉर्टल नामक फिल्म का निर्देशन जॉर्ज मिलर द्वारा किया जाना था और इसमें वंडर वुमन को उनके सिनेमाई करियर की शुरुआत में दिखाया जाना था। 85 अप्रैल 2008 तक सिल्वर ने जेनिसन और स्ट्रिकलैंड को समकालीन समय में एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा, जो वंडर वुमन की उत्पत्ति को नहीं दर्शाएगी बल्कि पैराडाइज आइलैंड के इतिहास का पता लगाएगी। 86 विकास डीसी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष और सीसीओ जोफ जॉन्स और निर्देशक पैटी जेनकिंस वंडरकॉन 2017 में 2010 में वार्नर ब्रदर्स ने कहा कि एक वंडर वुमन फिल्म विकास में थी। साथ ही डीसी कॉमिक्स के सुपरहीरो फ्लैश और एक्वामैन पर आधारित फिल्में भी। 87 वंडर वुमन और एक्वामैन दोनों जून 2013 तक एकल फिल्म विषयों के लिए विचाराधीन थे। 88 डीसी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष डायने नेल्सन ने कहा कि वंडर वुमन जब से मैंने शुरुआत की है डीसी और वार्नर ब्रदर्स के लिए शीर्ष 3 प्राथमिकताओं में से एक रही है। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह मुश्किल है। 89 5 अक्टूबर 2013 को डब्ल्यूबी के अध्यक्ष और सीईओ केविन सुजिहारा ने कहा कि वह वंडर वुमन को एक फिल्म या टीवी पर लाना चाहते हैं। 90 इसके तुरंत बाद पॉल फेग ने कहा कि उन्होंने स्टूडियो को वंडर वुमन के लिए एक एक्शन कॉमेडी फिल्म के रूप में एक विचार दिया था। 91 9 93 जबकि मिशेल मैक्लेरन निर्देशन के लिए स्टूडियो की शुरुआती पसंद थीं और जबकि उन्होंने शुरू में रुचि दिखाई थी। 94 95 96 उन्होंने अंतःरचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना छोड़ दी। 97 2015 में पैटी जेनकिंस ने वंडर वुमन को निर्देशित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। 98 जो एलन हेनबर्ग की पटकथा और हेनबर्ग और जैक स्नाइडर और जेसन फुच्स द्वारा सहलिखित कहानी पर आधारित थी। 99 स्क्रीनराइटर एलन हेनबर्ग के काम को जेनकिंस और जोफ जॉन्स द्वारा समाप्त और फिर से लिखना पड़ा जब वे एक टीवी शो पर काम करने के लिए चले गए थे। निर्माता चार्ल्स रोवन ने कहा कि दोनों ने जबरदस्त सहयोग किया है। 100 जॉन्स को शुरू में स्टूडियो द्वारा स्क्रीनप्ले क्रेडिट दिया गया था लेकिन डब्ल्यूजीए द्वारा आधिकारिक क्रेडिट में उन्हें छोड़ दिया गया था। 101
इस संस्करण के बारे में गैडोट ने कहा कि लंबे समय तक लोगों को यह नहीं पता था कि कहानी को कैसे पेश किया जाए। जब पैटी और मैंने किरदार के बारे में रचनात्मक बातचीत की तो हमें एहसास हुआ कि डायना अभी भी एक सामान्य महिला हो सकती है, बहुत उच्च मूल्यों वाली, लेकिन फिर भी एक महिला। वह संवेदनशील हो सकती है, वह स्मार्ट और स्वतंत्र और भावुक है, वह भ्रमित हो सकती है, वह अपना आत्मविश्वास खो सकती है, उसके पास आत्मविश्वास हो सकता है, वह सब कुछ है, उसके पास एक मानवीय हृदय है। 8 इस संस्करण की कल्पना वंडर वुमन की पहली लाइव एक्शन नाटकीय उपस्थिति के प्रीक्वल के रूप में की गई थी। 2016 की फिल्म बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में 102 वंडर वुमन को 1910 के दशक और प्रथम विश्व युद्ध में रखा गया था, एक निर्णय जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के समर्थक के रूप में उसकी कॉमिक बुक उत्पत्ति से अलग है। 103 कहानी के विकास के लिए जेनकिंस 1940 के दशक में चरित्र के निर्माता विलियम मॉल्टन मार्स्टन की कहानियों और 1980 के दशक में जॉर्ज पेरेज की मौलिक कहानियों को श्रेय देते हैं, जिसमें उन्होंने चरित्र का आधुनिकीकरण किया था। 104 इसके अलावा यह द न्यू 52 रिबूट में डीसी कॉमिक्स के मूल परिवर्तनों के कुछ पहलुओं का अनुसरण करता है, जहां डायना जीउस की बेटी है। 13 105 जेनकिंस ने प्रेरणा के रूप में रिचर्ड डोनर के सुपरमैन का हवाला दिया। 106 डलाई उनमें से एक यह है कि स्टीव एक आम आदमी नहीं है, वह उसे ऐसी चीजें सौंपता है जो 1918 में शायद किसी ऐसे व्यक्ति के सचिव को नहीं सौंपी जाती, जो काफी महत्वपूर्ण है। आगे बताते हुए, इसलिए मुझे लगता है कि ट्रेवर को उसकी उतनी ही जरूरत है जितनी उसे उसकी जरूरत है, क्योंकि अब उसे ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो उसे आमतौर पर पहले नहीं दी गई होती, और साथ ही उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद रडार के नीचे थोड़ा उड़ सकता है, इसलिए वह उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है जिस पर वास्तव में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 50 सैद तगमावी समीर के रूप में एक गुप्त एजेंट और स्टीव ट्रेवर का सहयोगी। 51 अपनी कास्टिंग पर तगमावी ने कहा, मैं सैकड़ों संभावित उम्मीदवारों में से एक था और मैं धीरे धीरे पसंदीदा बन गया। उन्होंने कहा, यह आसान नहीं था, इसमें मुझे 3 महीने लगे, मुझे व्यापक शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इवेन ब्रेमर चार्ली के रूप में एक शार्पशूटर और स्टीव ट्रेवर का सहयोगी। 51 अपनी भूमिका के बारे में ब्रेमर ने कहा, मैं एक ऐसे किरदार को निभा रहा हूं जिसे वंडर वुमन द्वारा एक छोटे असंभावित बैंड के हिस्से के रूप में दुनिया को बचाने में मदद करने के लिए भर्ती किया गया है। अपने किरदार का वर्णन करते हुए ब्रेमर ने कहा, वह एक सदमे में डूबा हुआ सैनिक है जिसे युद्ध से छुट्टी दे दी गई है और उसे एक गुप्त मिशन पर मदद करने के लिए वापस लाया गया है। 53 जेनकिंस के साथ काम करने पर ब्रेमर ने टिप्पणी की, पैटी जेनकिंस प्रकृति की एक शक्ति है, उसके पास शानदार दृष्टि, शक्ति और उत्साह है जो पूरी तरह से संक्रामक है और हजारों लोगों के कलाकारों और क्रू को वास्तव में खुद से आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। 54 यूजीन ब्रेव रॉक चीफ के रूप में एक ब्लैकफुट डेमीगॉर। 55 और एक तस्कर जो युद्ध के दोनों पक्षों के साथ व्यापार करता है और जानता है कि लोगों को फ्रंट लाइन के पार कैसे लाया जाए। 56 अपनी कास्टिंग पर ब्रेव रॉक ने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह वंडर वुमन के लिए था। जब मैं दिखा तो मैं पागल हो गया और मुझे अपनी लाइनें याद नहीं आ रही थी। मैंने इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जब तक कि 1 महीने बाद मुझे फोन नहीं आया कि मुझे भूमिका मिल गई है और वे चाहते हैं कि मैं फिटिंग के लिए लंदन जाऊं। 57 ब्रेव रॉक ने फिल्म में चरित्र के प्रतिनिधित्व पर जेनकिंस के साथ कई चिंताएं जताईं, विशेष रूप से कि वह स्टीरियोटाइप में खेलने में सहज नहीं थे और वह अपने चरित्र को केवल चीफ के रूप में जाना जाने के लिए उत्सुक नहीं थे। 58 जेनकिंस ने उन्हें अपने चरित्र पर कुछ अतिरिक्त रचनात्मक नियंत्रण देकर जवाब दिया, जिसे ब्रेव रॉक अभूतपूर्व कहते हैं। 58
लिसा लोवेन कोंगसली मेनालिप्पे के रूप में एंटीओप की लेफ्टिनेंट और डायना की चाची। 18 अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कोंगसली ने कहा, मेनालिप्पे एक निडर योद्धा है जिसकी न्याय की जरूरतें बहुत ज्यादा है। वह थेमिस्किरा द्वीप पर अन्य अमेजन के साथ रहती है और अच्छे के लिए लड़ाई में मनुष्य की सहायता करने के लिए निरंतर युद्ध का अभ्यास करती है। 59 फिल्मांकन पर कोंगसली ने कहा, यह एक धमाका है। मैंने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए यह एक साथ बिल्कुल बेतुका और मजेदार है। 60, 61, 62 इसके अतिरिक्त मेलिंग एंजी, फ्लोरेंस कासुम्बा, मैडेलिन वेल बेजन, हेले जेन वॉर्न्स, एन वोल्फ और एलेनोर मत्सुरा क्रमशः ओराना, अकांथा, एगेरिया, एला, आर्टेमिस और एपियोन का किरदार निभा रही है, जो सभी अमेजन है। 63, 64, 65, 66 जेम्स कॉस्मो डगलस हैग के रूप में दिखाई देते हैं, स्टीफन रोडरी डेर्नेल के रूप में दिखाई देते हैं और डच सुपरमॉडल डॉटजन क्रॉस अमेजन वेनेलिया का किरदार निभाती है। 65 सामंथा जो को अमेजोनियन यूबोया के रूप में लिया गया था और इससे पहले मैन ऑफ स्टील में क्रिप्टोनियन कार्वेक्स की भूमिका निभाई थी। 67 जैक स्नाइडर भी एक अनाम सैनिक के रूप में फिल्म में एक संक्षिप्त कैमियो उपस्थिति बनाते हैं। 68 2013 के अंत में जैक स्नाइडर ने 2016 की फिल्म बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में एलोडी युंग और ओल्गा कुरिलेंको की जगह वंडर वुमन की भूमिका के लिए गैल गैडोट को कास्ट किया। 108, 109, 110, 111 कुछ प्रशंसकों ने शुरुआत में गैडोट की उपस्थिति की आलोचना करके इस विकल्प पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। 112 बाद में स्नाइडर ने गैडोट को कास्ट करने के अपने फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने कई अभिनेत्रियों का परीक्षण किया, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन गैल के साथ बात यह है कि वह मजबूत है, वह सुंदर है और वह एक दयालु व्यक्ति है, जो दिलचस्प है, लेकिन साथ ही साथ भयंकर है। यह एक ही समय में भयंकर लेकिन दयालु होने का संयोजन है, जिसकी हमें तलाश थी। और फिर उसके पास एक देवी की शक्तियां है। वह सब अच्छाई के लिए है, वह अच्छाई के लिए लड़ती है। 8 उसने यह भी कहा कि डायना के पास कई ताकत और शक्तियां हैं, लेकिन दिन के अंत में वह बहुत भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाली महिला है। 114 बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में उसकी उपस्थिति से उसका चरित्र किस तरह अलग है, इस बारे में गैडोट ने कहा, हम 100 साल पीछे जाते हैं जब वह अधिक भोली थी, आगे बताते हुए वह यह युवा आदर्शवादी है, वह शुद्ध है। आपने जो अनुभवी, अति आत्मविश्वासी, वयस्क महिला देखी है, उससे बहुत अलग। 115 गैडोट ने एक आहार और प्रशिक्षण व्यवस्था अपनाई, विभिन्न मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और भूमिका के लिए 17 पाउंड की मांसपेशियां हासिल की। 116 117 गैडोट को पहले मैन ऑफ स्टील में एक अलग भूमिका, खलनायक फॉराउल के रूप में, की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह उस समय गर्भवती थीं। इसने उन्हें बाद में फिल्म के फॉलोअप में वंडर वुमन के रूप में कास्ट करने की अनुमति दी। 118 गैडोट ने 3 चित्र सौदे पर हस्ताक्षर किए। 110 उन्हें फिल्म के लिए $3 लाख का मूल वेतन दिया गया था। 119 क्रिस पाइन को स्टीव ट्रेवर के रूप में कास्ट किया गया। 22 120 एक ऐसा किरदार जिसे उन्होंने दुष्टसा, निंदक यथार्थवादी बताया, जिसने आधुनिक सभ्यता की भयानक क्रूर प्रकृति को देखा है और कहा कि वह एक सांसारिक व्यक्ति, एक आकर्षक व्यक्ति है। 121 उन्होंने एक मल्टीपिक्चर डील साइन की। 22 एटा कैंडी के रूप में लूसी डेविस का प्रदर्शन चरित्र का पहला लाइव एक्शन सिनेमाई चित्रण है। 122 साथ ही डॉक्टर पॉइजन के रूप में एलेना अनाया का प्रदर्शन उस चरित्र का सिनेमाई डेब्यू है। निकोल किडमैन क्वीन हिप्पोलिटा की भूमिका के लिए बातचीत कर रही थीं, लेकिन बिग लिटिल लाइज के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। 123 124
फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 21 नवंबर 2015 को शुरू हुई। 125, 126 वर्किंग टाइटल नाइटिंगेल के तहत 127, 128 फिल्म के सेटों में इंग्लैंड में लोअर हेल्स्टो, केंट 129 और ऑस्ट्रेलिया हाउस 130 और दक्षिणी इटली में ससी डी मटेरा 131, कास्टेल डेल मोंटे 131 और कैमरोटा 132 शामिल थे। मैथ्यू जेनसेन फोटोग्राफी के निदेशक थे। 133 उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली में फिल्मांकन किया। 134 लंदन में उत्पादन 13 मार्च 2016 को समाप्त हुआ। 135 इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर में हेटफील्ड हाउस को भी फिल्मांकन स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 136, 137 20 मार्च 2016 को इटली में फिल्मांकन चल रहा था। अप्रैल के अंत में फ्रांस के पेरिस में लवर संग्रहालय में फिल्मांकन हुआ, जहां गैडोट के साथ एक वेन एंटरप्राइजेज ट्रक देखा गया था। 138 मुख्य फोटोग्राफी 9 मई 2016 को समाप्त हुई। 139 पैटी जेंकिंस और फोटोग्राफी के निदेशक मैट जेनसेन ने कहा कि फिल्म का लुक चित्रकार जॉन सिंगर सार्जेंट से प्रेरित था। 140 जेंकिंस ने कहा कि उन्होंने डिजिटल वीडियो के बजाय फिल्म पर फिल्म की शूटिंग की, क्योंकि एक निश्चित प्रकार का महाकाव्य भव्य पलायनवाद है जो फिल्म आपको देती है, जिसे आप नहीं कर सकते। आपको इसे वीडियो पर लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। 141 नवंबर 2016 में फिर से शूटिंग हुई, जबकि गैडोट 5 महीने की गर्भवती थीं। वंडर वुमेन के जन्मस्थान थेमिस्क्रा के अमेजन द्वीप पर शूटिंग के लिए सही स्थान खोजने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने पूरी दुनिया में खोज की, अंत में सिलेंटन तट पर आकर रुके। दक्षिणी इटली के सालेर्नो प्रांत में स्थित टायरानियन सागर पर समुद्र तट का एक खंड। 143 इसे इसलिए चुना गया क्योंकि दुनिया के अधिकांश समुद्र तट जो बड़ी चट्टानों के नीचे है, हर दिन के कुछ हिस्से के लिए ज्वार के नीचे गायब हो जाते हैं। प्रोडक्शन डिजाइनर एलाइन बोनेटो और उनके लोकेशन मैनेजर चार्ल्स सोमरस ने 47 देशों पर विचार किया और उनमें से कई का दौरा किया, इससे पहले कि उन्हें वह मिल जाए जिसकी उन्हें तलाश थी। बोनेटो ने बताया कि इटली का मौसम सुंदर था, एक सुंदर नीलाहरा समुद्र था, बहुत अधिक ज्वार नहीं था, बहुत अधिक लहर नहीं थी। हमारी प्रभाव टीम ने पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ चट्टानें जोड़ी। 145 बिल वेस्टेनहोफर ने फिल्म के लिए दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। 146 और मार्टिन वॉल्श ने संपादक के रूप में काम किया। 133 संगीत मुख्य लेख वंडर वुमेन साउंड ट्रैक 3 नवंबर 2016 को रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स को फिल्म का संगीत लिखने और रचना करने के लिए काम पर रखा गया था। 147, 148 उनके साथ इवान जॉली, टॉम होवे, 149 पॉल मॉन्से, 150 और एंड्रयू कावकिंस्की, 151 शामिल हुए जिन्होंने अतिरिक्त संगीत प्रदान किया। साउंड ट्रैक को फिल्म के उसी दिन सीडी, डिजिटल और विनाइल पर रिलीज किया गया था। 152 ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार सिया ने फिल्म के लिए एक गीत गाया, जिसका शीर्षक टू बी ह्यूमन था, जिसमें अंग्रेजी संगीतकार लेब्रिंथ थे। फ्लोरेंस वेल्च और रिक नोवेल्स द्वारा लिखित ट्रैक को साउंड ट्रैक में भी दिखाया गया है। 153 साउंड ट्रैक में वंडर वुमन की थीम फिल्म में दिखाए गए अतिरिक्त संगीत है। क्लिफोर्ड ग्रे और नेट आयर द्वारा अंदर लिटिल ड्रिंक वुडंट डू अस एनी हार्म और एडगर ट्रेवर और सेसिल कूपर द्वारा प्रस्तुत। फ्रेड गॉडफ्रे और विल लेटर्स द्वारा लिखित और एला रेडफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉली ओमॉर्गन, जैक जज और हैरी विलियम्स द्वारा लिखित इट्स ए लॉन्ग वे टू टिप्रेरी, जीन रोडर और विंसेंट स्कोटो द्वारा लिखित और लुसियन डेलीले द्वारा प्रस्तुत सॉस लेस पोन्स डे पेरिस, एडवर्ड लॉक्टन और एलन मरे द्वारा लिखित और इवेन ब्रेमर द्वारा प्रस्तुत आई विल वॉक बिसाइड यू, रॉबर्ट बर्न्स द्वारा लिखित और इवेन ब्रेमर द्वारा प्रस्तुत ग्रीन ग्रो द रशेस ओ और जोहान स्ट्रास द्वितीय द्वारा लिखित और बर्लिन स्ट्रिंग चौकरी द्वारा प्रस्तुत शैजवाल्जर ऑप 4 इन 154 विपणन इग्रोनमीर 2016 में रूसी प्रमोशन
सुपरहीरो टेलीविजन श्रृंखला सुपरगर्ल की सफलता ने वंडर वुमन के लिए इस्तेमाल की गई मार्केटिंग और प्रचार रणनीति को सूचित किया। 155 टाइम वार्नर के मुख्य विपणन अधिकारी क्रिस्टन ओहारा के अनुसार वे वंडर वुमन के विपणन अभियान को हल्के ढंग से अपनाना चाहते थे, जैसा उन्होंने सुपरगर्ल के साथ किया था। ओहारा ने विस्तार से बताया कि सुपरगर्ल के लिए उन्होंने जो मामूली अभियान मार्ग अपनाया, उसने श्रृंखला से काफी पहले महिलाओं के बीच एक बड़ा केंद्रीय प्रशंसक आधार स्थापित करने में मदद की, जिसने कथित तौर पर एक सप्ताह में 5 मिलियन महिला सुपरहीरो प्रशंसकों को तैयार किया। 155 फिर वे समय के साथ मॉडल बनाने और उस दर्शक वर्ग को बढ़ाने में सक्षम हुए जो वंडर वुमन के 15 महीने बाद रिलीज हुआ। 155 हालांकि न तो फिल्म और न ही श्रृंखला विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 155 मई 2017 में सुपरगर्ल के सीजन फिनाले के दौरान वंडर वुमन का एक प्रोमो जारी किया गया था, जिसमें दीज बूट्स आर मेड फॉर वॉकिन गाने का रीमिक्स दिखाया गया था और सुपरगर्ल मेलिसा बेनोइस्ट ने वंडर वुमन के जूते पहने थे। 156 प्रोमो में 1970 के दशक की वंडर वुमन की स्टार लिंडा कार्टर की उपस्थिति शामिल थी, जो सुपरगर्ल में अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका निभाती है। 156 वंडर वुमन के टेलीविजन विज्ञापनों की लागत पिछली डीसीयू फिल्म सुसाइड स्क्वाड की तुलना में अधिक है। वार्नर ब्रदर्स ने वंडर वुमन के विज्ञापनों पर $3 मिलियन से अधिक खर्च किए हैं, जबकि उन्होंने सुसाइड स्क्वाड के विज्ञापनों पर $2.6 मिलियन खर्च किए हैं। 157 टिकट बेचने वाली साइट फैंडेंगो ने बताया कि वंडर वुमन ने अपने मार्केटिंग अभियान के अंतिम चरण को 2017 की गर्मियों की सबसे प्रतीक्षित ब्लॉकबस्टर के रूप में पूरा किया। 10,000 मतदाताओं द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ा सर्वेक्षण। 159 अलग से फैंडेंगो ने यह भी पाया कि सर्वेक्षण में शामिल 92% लोगों ने कहा कि वे एक ऐसी फिल्म देखने के लिए उत्सुक है जिसमें एक स्टैंडअलोन महिला सुपरहीरो हो। 160 मई 2017 में नैस्कर ड्राइवर डेनिका पैट्रिक ने वंडर वुमन पेंट स्कीम वाली अपनी नंबर 10 कार को कंसास के गो बॉलिंग 400 और चार्लोट के मॉन्स्टर एनर्जी ओपन में चलाया। 161 मुक्त करना थिएट्रिकल वंडर वुमन का विश्व प्रीमियर 25 मई 2017 को लॉस एंजिल्स के हॉलीवुड के पेंटेज थिएटर में हुआ था। 162 फिल्म का लंदन प्रीमियर, जो 31 मई को ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर में होने वाला था, मैनचेस्टर एरिना बमबारी के कारण रद्द कर दिया गया था। 163 फिल्म का लैटिन अमेरिका का प्रीमियर 27 मई को मैक्सिको सिटी में हुआ था। इसे मूल रूप से 23 जून के लिए निर्धारित किए जाने के बाद 2 जून 2017 को आईमैक्स सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों में 164 रिलीज किया गया। 165 166 बेल्जियम, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने 31 मई को उद्घाटन के साथ पहले फिल्म प्राप्त की। 167 168 169 17 अप्रैल को यह घोषणा की गई कि वंडर वुमन चीन में 2 जून को रिलीज होगी। उसी दिन इसकी उत्तरी अमेरिकी रिलीज होगी। 170 होम मीडिया वंडर वुमन को 29 अगस्त 2017 को डिजिटल एचडी पर और 19 सितंबर 2017 को ब्लूरे 3D, 4 के अल्ट्रा एचडी ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज किया गया। 171 फिल्म ने एनपीडी वीडियो स्कैन, समग्र डिस्क बिक्री चार्ट और ब्लूरे डिस्क बिक्री चार्ट दोनों में शीर्ष स्थान पर शुरुआत की। 172 वंडर वुमन की होम वीडियो बिक्री ने 3.9 मिलियन प्रतियों की बिक्री के साथ $98.7 मिलियन का राजस्व अर्जित किया, जिससे यह 2017 का चौथा सबसे अधिक बिकने वाला शीर्षक बन गया। 173 विवादों यूएस और कनाडा से परे फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 55 बाजारों, कुल रिलीज का 72% में पहले दिन रिलीज किया गया था और इसके 92 से $118 मिलियन के बीच कहीं भी डेब्यू करने का अनुमान था। 189 इसने चीन में $38 मिलियन, कोरिया में $8.5 मिलियन, मैक्सिको में $8.4 मिलियन, ब्राजील में $8.3 मिलियन
और यूके में $7.5 मिलियन सहित $125 मिलियन से ओपनिंग की। 211 रिलीज के अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म ने अन्य $60 मिलियन की कमाई की, जिसमें फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में शीर्ष स्थान हासिल करना शामिल था। 212 फिलीपींस में इसने सबसे अधिक कमाई करने वाले नॉन हॉलिडे ओपनिंग डे का 2017 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया, $4.7 मिलियन की कमाई की और बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह अब तक की नवीन सबसे सफल व्यावसायिक फिल्म बन गई। 213, 214, 215 यह फिल्म अपने आखिरी बाजार जापान में 25 अगस्त को खुली और $3.4 मिलियन की कमाई की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सकल $400 मिलियन के आंकड़े को पार करने में मदद मिली। 216 उत्तरी अमेरिका के बाहर वंडर वुमन के सबसे बड़े बाजार चीन $90 मिलियन है, इसके बाद ब्राजील $34 मिलियन, यूके $28 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया $23 मिलियन और मैक्सिको $22 मिलियन है। 217 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। गैल गैडोट और क्रिस पाइन के अभिनय और केमिस्ट्री की आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। 218, 219, 220 वंडर वुमन को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने इसे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स (DCU) की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा। जेनकिंस के निर्देशन और अभिनय, गैडोट और पाइन के बीच की केमिस्ट्री, संगीत स्कोर और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। 9, 221 रिव्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म ने 480 समीक्षाओं के आधार पर 93% की अनुमोदन रेटिंग रखी है, जिसकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। यह रॉटन टोमाटोज पर 8वीं सबसे अच्छी समीक्षा की गई लाइव एक्शन सुपरहीरो फिल्म है और DCU में एक उच्चतम रेटेड लाइव एक्शन सुपरहीरो फिल्म है। 222 मेटाक्रिटिक पर फिल्म में 50 आलोचकों के आधार पर 100 में से 76 का भारित औसत स्कोर है। 223 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टर ट्रैक ने बताया कि फिल्म देखने वालों ने इसे 85% समग्र सकारात्मक स्कोर और 73% निश्चित रूप से अनुशंसित दिया। 224 आलोचकों ने गैडोट के शीर्षक चरित्र और क्रिस पाइन के स्टीव ट्रेवर के प्रदर्शन पर अनुकूल टिप्पणी की। 220, 225, 226 वैरायटी के एंड्रयू बार्कर ने पाया कि यह फिल्म हाल की DC कॉमिक्स फिल्मों की तुलना में अधिक हल्की फुल्की है। कभी भी एकांत में रहने और क्रिस्टोफर नोलन की तुलना में रिचर्ड डोनर से अधिक नोट्स लेने की प्रवृत्ति नहीं रखने वाली पैटी जेनकिंस की वंडर वूमन DC के घर की घोर अंधकार की शैली से एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करती है। उद्दाम, ईमानदार, कभी कभी सुस्त, फिर भी लगातार मनोरंजक स्टार गैल गैडोट सत्य, न्याय और अमेजोनियन तरीके के इस अवतार के लिए एक प्रेरित विकल्प साबित होती है। 227 वॉक्स ने कहा, ट्रेवर सुपरहीरो गर्लफ्रेंड है जिसकी कॉमिक बुक फिल्मों को जरूरत है। 228 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने गैडोट, पाइन, ह्यूस्टन और थेवलिस के अभिनय की प्रशंसा की और फिल्म के अलग दृष्टिकोण और हास्य की सराहना की। 229 शिकागो सन-टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने गैडोट के प्रदर्शन को प्रेरणादायक, वीर, हार्दिक और प्यारा और सबसे वास्तविक वंडर वुमन चित्रण बताया। 230 न्यूयॉर्क टाइम्स के A.O. स्कॉट ने लिखा कि यह ब्लॉकबस्टर ब्रांडिंग अनिवार्यताओं को तेजी से झटकता है और खुद को आधुनिक सुपरहीरो ब्रह्मांड में अपेक्षाकृत दुर्लभ होने देता है। यह सर्वनाशकारी व्यापारिक अवसरों के अंतहीन क्रम में एक और किस्त की तरह कम लगता है। मैं किस शब्द की तलाश कर रहा हूं? एक फिल्म, एक बहुत अच्छी फिल्म। 231 शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने फिल्म की तुलना कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से की, यह देखते हुए कि मार्वल कॉमिक्स ब्रह्मांड में पहली कैप्टन अमेरिका फिल्म की तरह DC की वंडर वूमन लोकप्रिय दर्शकों के लिए पीरियड रिक्रिएशन का आनंद प्रदान करती है। जेनकिंस और उनकी डिजाइन टीम 1918 के युग के लंदन, युद्धग्रस्त बेल्जियम, ओटोमन साम्राज्य
और अन्य स्थानों को एक मजबूत दृष्टिकोण के साथ नए सिरे से साकार किया गया है। यहाँ युद्ध शरणार्थियों के दृश्य है, जिन्हें एक हैरान और दिल टूटने वाली डायना ने देखा है, जो एक कॉमिक बुक रूपांतरण के लिए असामान्य गंभीरता रखते हैं। 232 इंडीवायर की केटी एयरबलैंड ने इसकी विषयगत गहराई की सराहना करते हुए बताया कि वंडर वुमन एक युद्ध फिल्म है, पैटी जेनकिंस की पहली, और हमें उम्मीद है कि आखिरी नहीं। डीसी एक्सपेंडेड यूनिवर्स में प्रवेश मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेट किया गया है, लेकिन जबकि फीचर युद्ध के समय की हिंसा से नहीं कतराता है, यह इसकी आकर्षक नायिका की आंतरिक लड़ाई है जो सबसे महत्वपूर्ण है। 233 दवारेप के अलोंसो डुराल्डे ने भी इसी तरह महसूस किया कि डायना के एक्शन के दृश्य ठीक इसलिए रोमांचकारी है क्योंकि वे युद्ध को रोकने के लिए है, इसे भड़काने के लिए नहीं। युद्ध लड़ने के लिए प्रेम का उपयोग करने वाले अर्धदेवता का विचार अमूर्त रूप में मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन जेनकिंस अवधारणा को काम करता है। 234 द वाशिंगटन पोस्ट की एन हॉर्नरे ने गैडोट और पाइन के अभिनय के साथ साथ फिल्म के विस्तृत कथानक। 235 टाइम पत्रिका की स्टेफनी जाचरेक ने इस फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पिछले कुछ गर्मियों में बनी लगभग सभी सुपरहीरो फिल्मों से बेहतर है, जबकि गैडोट के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे आकर्षक और अद्भुत बताया और जेनकिंस के निर्देशन की सराहना करते हुए कहा कि यह हॉलीवुड में बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशन में महिला निर्देशकों के लिए एक कदम आगे है। 31 मई को वंडर वुमेन को लेबनान में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब इजरायल के समर्थकों के बहिष्कार अभियान ने लेबनानी सरकार के अर्थव्यवस्था और व्यापार मंत्रालय से फिल्म को ब्लॉक करने के लिए कहा, क्योंकि इसकी स्टार गैल गैडोट एक पूर्व इजरायल रक्षा बल सैनिक है। 175 लेबनानी सरकार ने गैडोट की फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जो लेबनान में प्रदर्शित हुई थी। 177 6 जून को वैराइटी ने बताया कि अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स ने न्यूट्स डू सिनेमा फिल्म समारोह से फिल्म को हटा लिया। 178 7 जून को वैराइटी ने यह भी बताया कि ट्यूनीशियाई अदालत ने अल्चाब पार्टी और ट्यूनीशियाई एसोसिएशन ऑफ यंग लॉयर्स द्वारा दायर मुकदमे के बाद वंडर वुमन की नाटकीय रिलीज को निलंबित कर दिया, जिसमें गैडोट की सैन्य सेवा और 2014 के इजरायल गाजा संघर्ष के दौरान इजरायली सेना के समर्थन में की गई सार्वजनिक टिप्पणियों के कारण फिल्म को अवरुद्ध करने की मांग की गई थी, जो उनके मूल इजरायल और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी एन्क्लेव के बीच थे। 180 कथित तौर पर जॉर्डन भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा था और निर्णय लंबित होने तक स्क्रीनिंग को निलंबित कर दिया था। 181 लेकिन 11 जून को यह बताया गया कि सरकार ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी मिसाल नहीं थी। 182 केवल महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग। टेक्सास के ऑस्टिन में अलामो ड्राफ्ट हाउस सिनेमा में केवल महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। लिंग प्रतिबंधित स्क्रीनिंग के विरोधियों ने फेसबुक पर कहा कि इस तरह की स्क्रीनिंग पुरुषों के खिलाफ भेदभावपूर्ण थी। 184 185 186 अल्बानी लॉ स्कूल के एक प्रोफेसर ने ऑस्टिन के समान रोजगार और निष्पक्ष आवास कार्यालय में पुरुष भावी ग्राहकों और थिएटर के कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव का दावा करते हुए शिकायत शुरू की। 187 श्रृंखला ने एक ऑनलाइन बयान के साथ जवाब दिया कि इस कार्यक्रम ने भ्रम पैदा किया हो सकता है। हम चाहते हैं कि हर कोई यह फिल्म देखे और अपने ब्रुकलिन स्थान पर एक समान कार्यक्रम की घोषणा की। टिकट 1 घंटे से भी कम समय में बिक गए। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। वंडर वुमेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $412.6 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $409.3 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $821.8 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका अनुमानित उत्पादन बजट 120-150 मिलियन था। 6 फिल्म को अपने उत्पादन और प्रचार लागतों को कवर करने और ब्रेक इवन पर पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने अंक पार करने की जरूरत थी, उसका अनुमान $300 मिलियन 189 से लेकर $460 मिलियन तक था। 190
डेडलाइन हॉलीवुड ने फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $252.9 मिलियन के रूप में की, जिसमें उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतें शामिल है। बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2017 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर्स की सूची में छठा स्थान दिया। 191 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। मई 2017 में शुरुआती ट्रैकिंग में वंडर वुमन ने 75 मिलियन के साथ ओपनिंग की थी और संभवतः $105 मिलियन तक भी हो सकती है। 189, 192, 193, 194, 195 यह फिल्म शुक्रवार 2 जून 2017 को 4,165 सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अपने पहले दिन $38.2 मिलियन कमाए, जिसमें आईमैक्स में $3.7 मिलियन शामिल थे। यह एक महिला निर्देशित फिल्म के लिए सबसे बड़ी एकल दिवसीय कमाई थी, जो 2008 में कैथरीन हार्डविक की ट्वाइलाइट के शुक्रवार को $35.9 मिलियन के ओपनिंग से आगे थी और एक महिला प्रधान कॉमिक बुक सुपरहीरो फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग डे था, जो घोस्ट इन द शेल $7 मिलियन से आगे थी। 196 इसमें गुरुवार के पूर्वावलोकन से अर्जित $11 मिलियन भी शामिल है, जो एक महिला द्वारा निर्देशित फिल्म के लिए सबसे अच्छी शुरुआत है, जिसने सैम टेलर जॉनसन द्वारा निर्देशित 50 शेड्स ऑफ ग्रे के $8.6 मिलियन को पीछे छोड़ दिया और ब्यूटी एंड द बीस्ट और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के बाद यह साल की तीसरी सबसे बड़ी कमाई थी। इसमें से $1.5 मिलियन आईमैक्स स्क्रीनिंग से आए। 197, 198 अपने शुरुआती सप्ताहांत में कुल $103.3 मिलियन की कमाई करते हुए फिल्म ने कई रिकॉर्ड दर्ज किए। एक महिला निर्देशक के लिए अब तक की सबसे बड़ी घरेलू ओपनिंग, पिछले रिकॉर्ड धारक 50 शेड्स ऑफ ग्रे को पीछे छोड़ते हुए, बैटमैन या सुपरमैन के बिना सबसे बड़ी डीसी कॉमिक्स रिलीज, कॉन्स्टेंटाइन से आगे, छठी सबसे बड़ी नॉन सीक्वल कॉमिक बुक सुपरहीरो डेब्यू, साथ ही छठी सबसे बड़ी जून डेब्यू वीकेंड। 199 अकेले इसके 3 दिवसीय उद्घाटन ने इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला प्रधान कॉमिक बुक सुपरहीरो फिल्म बना दिया, घोस्ट इन द शेल को पीछे छोड़ते हुए। 200 यह घरेलू बॉक्स ऑफिस लॉन्च में $100 मिलियन को पार करने वाली 16वीं सुपरहीरो फिल्म भी थी। 201, 202 अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने $58.5 मिलियन की कमाई की, जो एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, जबकि इसने द ममी $31.7 मिलियन को भी हराया। 203 इसने बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे सप्ताहांत में 43.3% की गिरावट दर्ज की, जो सुपरहीरो फिल्मों में आमतौर पर देखी जाने वाली औसत 50 से 60% गिरावट से बेहतर है, और यह बैटमैन वी सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस $51.3 मिलियन और सुसाइड स्क्वाड $43.5 मिलियन की तुलना में बेहतर दूसरा सप्ताहांत था। 204 अपने तीसरे सप्ताहांत में इसने $41.2 मिलियन की कमाई की, जो नवागंतुक कार्स 3 $53.5 मिलियन के बाद दूसरे स्थान पर रही। यह वार्नर ब्रदर्स के लिए अब तक का दूसरा सबसे अच्छा तीसरा सप्ताहांत था। इसने अपने चौथे और पांचवें सप्ताहांत में क्रमशः $24.9 मिलियन और $15.7 मिलियन कमाए, जो शुरुआती फिल्मों ट्रांसफॉर्मर्स, द लास्ट नाइट और डिस्पिकेबल मी 3 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद सिर्फ 39% और 36% कम हुआ। 205 यह अंततः एक महिला द्वारा निर्देशित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने जेनिफर यूह नेल्सन की कुंग फू पांडा 2 और फिलिरा लॉयड की मम्मा मिया के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जबकि 2021 में हाय मॉम ने इसे पार कर लिया। 10-11 इसके बाद 2023 में बार्बी ने इसे पीछे छोड़ दिया। 206 8 अगस्त तक फिल्म ने टिकट बिक्री में $400 मिलियन जुटाए थे, जो दूसरी महिला ईंधन वाली फिल्म बन गई। डिज्नी की ब्यूटी एंड द बीस्ट के बाद वार्नर ब्रदर्स की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेज के बाद, जिसने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सुपरहीरो मूल फिल्म का रिकॉर्ड बनाया, जिसने स्पाइडरमैन 2002 के पिछले रिकॉर्ड को बदल दिया।
207 यह घरेलू कमाई के मामले में एक महिला निर्देशक के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। फ्रोजन 2013 को पीछे छोड़ दिया। 208, 209, 210 अन्य देश। मूवी पायलट की एलिस जोस्ट ने देखा कि वंडर वुमन पर गैडोट का दृष्टिकोण एक अभिनेता के अपनी कहानी के साथ विलीन होने के उन अनूठे मामलों में से एक है जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क के समान है। गैल गैडोट वंडर वुमन है और वंडर वुमन गैल गैडोट है। 220 जोस्ट ने वंडर वुमन की गैडोट की व्याख्या की प्रशंसा की, जिसमें गैडोट जीवन के प्रति चरित्र के अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को पूरी तरह से दर्शाती है। वह प्रकृति की एक शक्ति है जो अधिक से अधिक अच्छे में विश्वास करती है। उसका यह विश्वास कि वह दुनिया को बचाने के लिए बनी है, उसकी बुलेट डिफ्लेक्टिंग शील्ड से अधिक मजबूत है। वह वास्तविक है, वह मजेदार है, वह फिल्म के दिल में ऊर्जा का गर्म स्रोत है। 220 हफपोस्ट के सांस्कृतिक आलोचक जी रोजर डेंसन, जो सुपरहीरो शैली को समकालीन मुख्यधारा के मिथोपोएटिक्स, नए लेकिन अत्यंत सार्थक, अगर प्रतीकात्मक नहीं तो कल्पना से भरी कहानियों का निर्माण, जो आज के राजनीतिक, कानूनी, नैतिक और सामाजिक व्यवहारों को दर्शाती है, फिर भी उन्हें आकार देती है और आगे बढ़ाती है, के स्रोत के रूप में मानते हैं, ने लिखा है कि नो मैन्स लैंड दृश्य जिस पर लोग सिनेमाघरों में रो रहे हैं और बाद में बरबरा रहे हैं, वह अब तक फिल्माए गए सबसे शक्तिशाली मिथोपोएटिक दृश्यों में से एक है। साथ ही यह कलाकारों और लेखकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने मिथकों में से एक है, जिसे शुरुआती सैन्य रणनीतिकारों और नेताओं द्वारा आविष्कार किए जाने के बाद इस्तेमाल किया गया था। विशेष रूप से निर्देशक पैटी जेंकिंस द्वारा उपयोग किया गया। यह दृश्य शक्तिशाली लेकिन दयालु महिलाओं के लिए नायकों और नेताओं के रूप में सम्मान को पुरुषों के बराबर स्तर तक बढ़ाता है, जिन्होंने दुनिया भर में एक विशाल और प्रशंसनीय लोकप्रिय दर्शकों को जीत लिया है। 237 द गार्जियन में स्टीव रोज ने पितृसत्ता को खत्म करने वाली तोड़फोड़ के लिए सामग्री की क्षमता का पता लगाने में विफल रहने के लिए फिल्म की आलोचना की। 238 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म की व्याख्या पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना की। वंडर वुमन एक थकाऊ मूल कहानी और एक्शन से लंगरा है जो केवल फिट और स्टार्ट में आता है। जब गैडोट और निर्देशक पैटी जेनकिंस धमाकेदार शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं, तो हमें बैकस्टोरी मिलती है। 239 गैस का उद्देश्य युद्ध जीतना था। इस मामले में वंडर वुमन बिल्कुल सही है। डेविड हैम्बलिंग ने पॉपुलर मैकेनिक्स में कहा। 240 द वर्ज की राहेल बेकर ने कहा कि एक प्लॉट डिवाइस के रूप में हाइड्रोजन आधारित रासायनिक हथियार का उपयोग करने की वैज्ञानिक स्वतंत्रता के बावजूद फिल्म वास्तविक और भयावह इतिहास को जगाने में सफल रही। सबसे पहले, मस्टर्ड गैस एक बहुत ही भयावह हथियार है। इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप मित्र देशों की सेनाओं पर विनाश की बारिश करने के लिए एक रसायनज्ञ है, तो आप मस्टर्ड गैस में सल्फर परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु से बदलकर ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि सल्फर इस जहरीले अणु को एक साथ रखने वाली मुख्य कड़ी है। 241 एक उल्लेखनीय आलोचना अंतिम दृश्य के पहलुओं की ओर निर्देशित थी, जिसमें एरेस का खुलासा और चरमोत्कर्ष लड़ाई शामिल थी। पैटी जेंकिंस ने बाद में वंडर वुमन 1984 को बढ़ावा देते समय स्वीकार किया कि यह स्टूडियो द्वारा अनिवार्य था। उन्होंने टिप्पणी की, यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिस पर स्टूडियो ने मेरा हाथ मजबूर किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था कि वह कभी एरेस में न बदल जाए। फिल्म का पूरा उद्देश्य यह है कि आप वहां बड़े राक्षस के पास जाते हैं और वह बस वहां खड़ा होकर आपको देख रहा है और कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर स्टूडियो कहता रहा, हम आपको ऐसा करने देंगे और फिर हम देखेंगे। और फिर मैं महसूस कर सकता था कि यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। और फिर आखिरी मिनट में वे जैसे थे, आप जानते हैं क्या, हम चाहते हैं कि एरेस दिखाई दे। और मैं ऐसा था,
हमारे पास अभी ऐसा करने का समय नहीं है। नहीं, आपको यह करना होगा। 242, 243। पुरस्कार। पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। AARP के मूवीज फॉर ग्रोन अप्स अवार्ड्स 5 फरवरी 2018। पाठकों की पसंद का सर्वेक्षण, अद्भुत महिला जीत गया 244। 245। अमेरिकी फिल्म संस्थान पुरस्कार 5 जनवरी 2018। वर्ष की शीर्ष 10 फिल्में, अद्भुत महिला जीत गया 246। कला निर्देशक गिल्ड पुरस्कार 27 जनवरी 2018। एक काल्पनिक फिल्म के लिए प्रोडक्शन डिजाइन में उत्कृष्टता, एलाइन बोनेट्टो। गैल गैडोट, हिब्रू उच्चारण ALADOT। 5 जन्म 30 अप्रैल 1985। 6 एक इजरायली अभिनेत्री है। उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 में गिसेले याशर का किरदार निभाया था। इस भूमिका को उन्होंने 5 सीक्वल में दोहराया। वह DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्मों 2016 से 2023 में वंडर वुमन के किरदार के लिए मुख्यधारा में आईं, जिसमें वंडर वुमन 2017 और वंडर वुमन 1984, 2020 शामिल है। 7, 8, 9। इसके बाद से उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड नोटिस 2021 और मिस्ट्री फिल्म डेथ ऑन द नाइल 2022 में अभिनय किया है। गैडोट को 2018 में टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था और उन्हें दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की वार्षिक रैंकिंग में 2 बार स्थान मिला है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। गैडोट का जन्म 30 अप्रैल 1985 को पेटाह टिक्वा में हुआ था। नोट 1, जहां वह शुरू में रहती थी। 15, बाद में वह रोश हाइन शहर में पली बड़ी। 14, गैडोट पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में जड़ों वाले एक अश्केनाजी यहूदी परिवार से आती है। 3, हिब्रू में उनके दिए गए नाम का अर्थ है लेहेर और उनके उपनाम का अर्थ है नदी के किनारे। 13, उनके जन्म से पहले उनके माता-पिता ने अपने उपनाम को ग्रीनस्टीन से गैडोट में हिब्रूकृत कर लिया था। 16, उनके पिता माइकल गैडोट एक इंजीनियर है और उनकी माँ इरित नीवेस एक शारीरिक शिक्षा शिक्षिका है। 17, गैडोट की एक छोटी बहन है जिसका नाम दाना है। 18, 19, गैडोट के पिता छठी पीढ़ी के सबरा है। 20, उनके नाना नानी 20वीं सदी के यूरोप में पैदा हुए थे। उनके दादा नाजी जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे के दौरान ऑशविट्स एकाग्रता शिविर में कारावास के बाद होलोकॉस्ट से बच गए थे, जबकि उनकी दादी द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से पहले महाद्वीप से भागने में कामयाब रहीं। 20, 21, 22। गैडोट ने कहा है कि उनका लालन पालन बहुत यहूदी इजरायली पारिवारिक माहौल में हुआ था। 17, इजराइल में पली बड़ी। उसने 12 साल तक जैज और हिप हॉप सीखा और नृत्य किया। 17, और उसकी पहली नौकरी स्थानीय बर्गर किंग में काम करने के साथ साथ बच्चों की देखभाल करना थी। 22, उसने जीव विज्ञान में प्रमुखता के साथ रोश हाइन में बेगिन हाई स्कूल से स्नातक किया। 22, जैसा कि इजराइल में यहूदी उच्च विद्यालय अक्सर अपने सोफोमोर्स को होलोकॉस्ट स्मारक स्थलों की यात्राओं पर ले जाते हैं, गैडोट 2 नाजी एकाग्रता शिविरों ऑशविट्स और माजदाने की पहली हाथ समझ हासिल करने के लिए पोलैंड गईं। अनुभव के बारे में उन्होंने याद करते हुए कहा, मैं राख के पहाड़ के ऊपर खड़ी थी। मैं एक हकदार बच्ची उस समय मुसलमान द्वारा अनुभव की गई पीड़ा को महसूस कर रही थी। जब स्मारक समारोह में मेरा भाषण देने का समय आया तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मैं कांपती हुई कंपकंपी को नियंत्रित नहीं कर सकी। मैं और अधिक परिपक्व होकर घर लौटी और अपने दादाजी के साथ इस बारे में रोई, उनके बचपन से मेरे बचपन तक का पूरा चक्र पूरा करके। 22 साल की उम्र में गैडोट को 2 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा के हिस्से के रूप में एक लड़ाकू फिटनेस प्रशिक्षक के रूप में इजराइल रक्षा बलों में भर्ती किया गया था। 3-4 उन्होंने कहा है कि उनकी सैन्य पृष्ठभूमि ने उन्हें 2009 की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस में गिसेले याशर की भूमिका जीतने में मदद की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है
कि मुख्य कारण यह था कि निर्देशक जस्टिन लिन को वास्तव में पसंद था कि मैं सेना में थी और वह हथियारों के बारे में मेरे ज्ञान का उपयोग करना चाहते थे। 23 अपनी सैन्य सेवा के बाद गैडोट ने इज़राइल में आईडीसी हर्ज लिया, अब रिचमैन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। 24, 25, 26 आजीविका, मॉडलिंग और सौंदर्य प्रतियोगिता करियर। गैडोट ने 18 साल की उम्र में मिस इज़राइल राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया, इस धारणा के साथ कि यह एक मजेदार अनुभव होगा, और ग्लैमर साक्षात्कार में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीत जाऊंगी। 27, 28, 29 बाद में वह जीत गई और मिस यूनिवर्स 2004 प्रतियोगिता में इज़राइल के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगी, जो उस वर्ष इक्वाडोर में हुई थी। 30 उन्होंने मिस 60, हुआवेई स्मार्टफोन, कैप्टन मॉर्गन रम, गुच्ची सुगंध, वाइन वेरा स्किन केयर, 31, 32 और जगुआर कारों के लिए एक मॉडल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का नेतृत्व किया है। 2015 में वह गुच्ची के बांस परफ्यूम ब्रांड का चेहरा बन गईं। 33 उन्हें कॉस्मोपॉलिटन, ग्लैमर, ब्राइड मैगजीन, एंटरटेनमेंट वीकली, यूएमएम, क्लियो, फैशन, ल्यूसिरे, एफएचएम पर कवर गर्ल के रूप में दिखाया गया है। गैडोट 2008 से 2016 तक फैशन ब्रांड कास्त्रो के लिए मुख्य मॉडल थीं। 34 2013 में उनकी संयुक्त वार्षिक मॉडलिंग और अभिनय वेतन NIS 2.4 मिलियन, लगभग $700,000 अनुमानित किया गया था। 35 दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो मूवी हमें 26 मई 2017 को देखने को मिली थी और 2 जून 2017 को इंडिया में भी रिलीज़ कर दी गई थी। बाकी मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट लगभग 150 मिलियन का था और जिसके अंदर जो कलेक्शन निकल कर आया है 824 मिलियन का एक तरह से कलेक्शन इसका देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। और साथ ही साथ 141 मिनट इसकी टोटल रनिंग लेंथ थी। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।